अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। लेक्चर 1, कैफ 1, FAR 1, सारे 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। मेरा नाम उमैर है, मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और आप लोगों का नाम भी मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूंगा याद करने की। सेशन में कोई 2, 4, 5 का हो जाए, मुझे इतने का ही होता है मुझे। बाकी इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन जो है वो इस सब्जेक्ट का लेंगे। मैं आपके लिए माजरत के साथ फ़िलहाल एक वो बनाता हूँ एनालिसिस पास पेपर्स का। वो थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन था, वर्क इन प्रोसेस था, अभी बन नहीं सका तो मैं लाया नहीं। मैंने कहा तेज़ी में 2 सेशंस सिर्फ हुए थे, तो 2-3 और सेशंस के करके इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पास पेपर एनालिसिस इसलिए शेयर करूंगा क्योंकि आपको इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो कुछ चीज़ों का जिसके ऊपर टाइम लग रहा हो, और आप फिर उसको ये ना समझें कि ये टाइम ज़ाया हो रहा है। वैसे 3 ग्रिड्स के अंदर ये सिलेबस हमारा बटा हुआ है, तो वो तीनों ग्रिड्स के चैप्टर्स भी मैं चैप्टर वाइज ही उस एनालिसिस में कल डाल दूंगा, जो आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन वालों के साथ तो वैसे ही हैंड आउट अपलोड हो जाता है। ऑनलाइन वालों जाग के बैठो, टेक शेक छोड़ दो। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जी हमारे। अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं और करीब करने की कोशिश करता हूँ। IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट एंड असिस्टेंस, IS-23 बोरिंग कॉस्ट, और उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम ले आने वाला स्टैंडर्ड हमारा जो कि IS-16 है, जिसको आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। उसके बाद IS-40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IS-36 इम्पेयरमेंट। ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये हम एज अ बंच ही पढ़ते हैं, और ये अक्सर इनको इंटीग्रेट करके पूछता भी है। IS-16 के साथ IS-23 मिक्स करता है, 20 मिक्स करता है, 40 मिक्स करता है, 36 मिक्स करता है। ये इनका मिक्सचर भी आता है, अलग से भी सवाल आ सकता है। हम भी इंशाल्लाह इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। वैसे ये एक ग्रिड भी है, तकरीबन ये एक ग्रिड सी जो है उसके अंदर ये चीज़ें हैं। उसके बाद करेक्शन ऑफ एरर्स है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, IS-8, IS-33 अर्निंग पर शेयर, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, रेशियोज और अकाउंटिंग फॉर NPO। ये सिलेबस हमारा होगा इंशाल्लाह। मैं ग्रिड्स के साथ और पास पेपर्स के साथ आपको कल जो है वो शेयर भी करूंगा और डिस्कस भी करूंगा। मकसद सिर्फ ये होगा कि IS-16 जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसकी नॉर्मल जो वेटेज है वो तकरीबन मैं कह सकता हूँ 18 से 20 नंबर का सवाल इसमें से आता है रूटीन में। और सिर्फ यही नहीं है कि इसका अपना सवाल आता है, वो आप देखोगे पास पेपर एनालिसिस के अंदर हर साल में आ रहा है। सिर्फ यही नहीं कि इसका अपना सवाल आता है, इस टॉपिक ने, मैंने जैसे आपको कहा, इसके साथ भी मिक्स होना है, इसमें भी यूज़ होना है, इधर भी यूज़ हो जाता है, इधर भी होता है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, शायद इसमें थोड़ी माफ़ी मिले, यहाँ भी है, यहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे भी। यानी ये ऐसा टॉपिक है कि मैं आपको बार बार याद करवाऊंगा ये बात जो मैं आज पहले दिन कह रहा हूँ कि IS-16 देखो कहीं पे जान नहीं छोड़ रहा। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि IS-16 के ऊपर हमारे तकरीबन अराउंड 20 लेक्चर्स लगेंगे। अराउंड का मतलब 2 को ज़्यादा भी लग सकते हैं, 2 से 3, कम तो नहीं होंगे। तो 20 से 22 लेक्चर्स हमारे इस पे लगते हैं। तो बच्चे फिर ये कहना शुरू कर देते हैं 15-16 पे जाके बस सिर्फ यही पढ़ना है क्या, और कुछ नहीं है। तो भाई इसकी वेटेज ऐसे ही है, अपना प्योर सवाल और हर जगह पे इसकी एडजस्टमेंट डाल लें तो मेरे ख्याल में तो 30% तक यहाँ से टेस्ट हो जाता है। तो इसको हमने बड़े ध्यान से और इत्मीनान से करना है। वैसे तो सारा सिलेबस ही हम इत्मीनान से ही करते हैं, कोई जल्दी हमें होती भी नहीं है। ठीक है, IS-16 ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है बेसिकली इसका नाम। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि हम अगर यहाँ पे, क्या नाम है मेरे भाई का? हारिस। ना आपके भाई का नाम आपको पता हो, मुझे क्या पता, शुक्र है ऐसे नहीं कह दिया। हारिस भाई यहाँ पे बैठ के जो स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड, इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, ये असल में ना एक्सटेंशन है, तफसील से पढ़ेंगे। वही चैप्टर है जो आपने इंट्रो के अंदर पढ़ा था, फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन के नाम से, मेरे ख्याल से यही नाम है उसका वहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये वही है, बस इसके अंदर हम अब तफसीलात ज़्यादा पढ़ेंगे चीज़ों की। और जो मेन चीज़ यहाँ पर ऐड होने जा रही है वो रिवैल्यूएशन है, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी हुई होती इंट्रो के अंदर। ठीक है, वैसे इंट्रो पढ़े बगैर भी कोई आया हुआ है वो हाथ खड़ा करें, अगर कोई ऐसा हो
तो क्लास के बाद मुझे मिल ले ताकि मैं उसको पैनाडॉल की गोली मारूं। नहीं, कोई हल निकालेंगे, वैसे इतना मसला होगा नहीं, बेसिक बस डेबिट क्रेडिट आपको आता हो तो बाकी जितनी इंट्रो इस्तेमाल होनी है FAR 1 के अंदर वो आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्वेंट्री के अंदर से मुझे परपेचुअल पीरियोडिक की जर्नल एंट्रीज यूज़ करनी है तो मैं एक आधा सवाल करवा के वो रिवाइज करवाऊँगा। अगर मुझे इन्वेंट्री के स्टैंडर्ड से NRV का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो मैं उसको रिवाइज करवाऊंगा। अगर मुझे करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक के अंदर बैड डाउटफुल डेट चाहिए है तो मैं आपको वो रिवाइज करवाऊंगा। हाँ, वो अलग बात है कि वहाँ पे आपने 6-7 लेक्चर्स लगा के एक टॉपिक पढ़ा, 6-7 लेक्चर तो नहीं लग सकते, लेकिन उसको इतना सफिशिएंट रिवाइज करेंगे एक दिन में, आधे दिन में, किसी चीज़ पे। अब एक्रूअल प्री पेमेंट्स है, आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ है, लेकिन तकरीबन 2 से 2.5 लेक्चर्स यहाँ पर हमारे उस पर लगते हैं, क्योंकि वो भी आपका डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर, कैश फ्लो के अंदर वो है, NPO के अंदर वो मौजूद है, उसके बाद करेक्शन ऑफ एरर के अंदर वो मौजूद है। तो जो भी इंट्रो से रिलेटेड चीज़ें मुझे ज़रूरत होंगी FAR 1 में वो मैं आपको मुनासिब लेवल पे रिवाइज भी करवा दूंगा, इसलिए आपको ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत इस चीज़ की थी कि आपने पढ़ रखा है बस एक बार, बाकी मैं अपने हिसाब से रिवाइज आपको इंशाल्लाह करवा लूँगा, ठीक है। तो मैं कह रहा था IAS 16, हारिस भाई यहाँ बैठ के जो पढ़ रहे हैं, कनाडा में जॉन भी बैठ के यही पढ़ रहा है, युगांडा में अब्दुल्ला भी बैठ के यही पढ़ रहा होगा। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब यही है कि इन्होंने दुनिया के अंदर, इसीलिए आप लोगों की मोबिलिटी है ना, आप UK में चले जाएं, वहाँ के 2 पर्चे देते हैं, आप वहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। क्या वजह है? ये सारी दुनिया के अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं ये एक जैसी कोशिश की जा रही है कि कर ली जाए, ठीक है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड जो है उसका नाम क्या है? IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड जो है इसकी बुनियाद आपकी इंट्रो के अंदर बन चुकी है। आपने फिक्स एसेट्स को देखा था, उसकी डेप्रीसिएशन की बात की थी, डिस्पोजल भी पढ़ा था। डिस्पोजल नहीं है, अच्छी बात है, कोई नहीं, मैंने पढ़ाना है इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन हम बात बहरहाल बुनियाद से ही उठाएंगे। मुझे बहरहाल एसेट डेप्रीसिएशन समझाते हुए, जर्नल एंट्रीज करते हुए आपको लेकर चलना पड़ेगा, और एक आध दिन के अंदर फिर उसके डिस्पोजल में भी जा रहे होंगे, फिर हम उसके अंदर और चीज़ें पढ़ रहे होंगे, हम चेंज इन एस्टीमेट भी इसी के अंदर डाल रहे होंगे, फिर इन्हीं एसेट्स की हम रीवैल्यूएशन करेंगे। फिर असल में हमारा मकसद और मंजिल जो होगी वो PPE का, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डिस्क्लोजर नोट बनाना होगा। तो अल्टीमेटली ICAP की किताब तो रीवैल्यूएशन से स्टार्ट हो रही है, हमें बुनियाद से उठकर ही आना पड़ेगा उस चीज़ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो पहले हफ्ते की क्लासेस बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं बड़े सवालों के अंदर, यही ईंटें होती हैं जो लगी होती हैं, और वहाँ पे कोई सवाल हवा से नहीं आ जाता। तो हर क्लास इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिएगा, रोज़ का काम रोज़ कीजिएगा। चैलेंजेस हर CA के सवाल की पर्चे की तरह से इसके अंदर भी वही हैं। इसका सिलेबस अच्छा खासा है, कम नहीं है, ठीक है। उसके बाद पेपर, जैसे इस दफ़ा बच्चों से आपने सुना होगा, पेपर तो जी कंपैरेटिवली इजी था लेकिन लेंथी बहुत था, पूरा नहीं हुआ। ये आसान हो या मुश्किल हो, पूरा नहीं हो रहा होता। तो क्या करना है, इसके लिए टिप्स साथ साथ चलेंगी। वैसे मार्क्स इंटू 1.8 करके हमारी अप्रोच होती है कि हम सवालों को डे 1 से ही करते रहें, ताकि हम टाइम प्रेशर को मैनेज करते रहें। फिर दूसरा तरीका ये होता है पेपर को पूरा करने के लिए कि जहाँ फंसे नॉर्मल सी अजम्पशन लेकर आगे चलें। हर सवाल को कोशिश करें 60-70% अटैम्प्ट हो। पास होने के तरीके हैं इंशाल्लाह, साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, बताता भी रहूँगा, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें कर कब सकते हैं आप? पर्चे में बैठ के कोई गिदड़ सिंगी नहीं आ जाती आप लोगों के पास कि एकदम से आप वो सारा काम कर लेंगे, बल्कि आपको डे 1 से, वीकली टेस्ट होता है, उस टेस्ट में आप ये चीज़ें अप्लाई करेंगे। असेसमेंट होगी, टर्म टेस्ट होगा, फिर टर्म टेस्ट होगा, फिर मॉक होगा। इतने पर्चे देने के बाद आप इस लेवल पे होंगे कि पर्चे में बैठ के आप ब्रेवली वो काम कर सकेंगे जो मैं आपको वैसे ज़बानी कह रहा हूँ, जो कहूँगा आने वाले दिनों में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आप लोगों का डेली क्लास में आ जाना। हम कोशिश यही करेंगे कि हम क्लास के अंदर मैक्सिमम चीज़ें करें। मैं अक्सर ऐसा करता हूं कि होमवर्क थोड़ा सा टफ दे देता हूं, लेकिन उससे परेशान नहीं होना। ऐसी कोई चीज़ इंशाल्लाह नहीं होगी जिसको हम डिस्कस ना कर लें। हाँ, थोड़ा सा मैं ये कर देता होता हूँ, कभी आप लोगों की तरफ से मैं इनिशिएटिव चाह रहा होता हूँ कि चलो यार आप एफर्ट कर रहा हो, क्या होगा, परेशान होकर अगले दिन तो मेरे पास आ ही जाओगे ना। अगर ज़िंदगी रही तो अगले दिन आओगे, उसको तसल्ली से बोर्ड के ऊपर एक एक चीज़ सॉल्व करके करेंगे। लेकिन जब मैं पहले करता जाऊं, आप नोट करते जाएं, तो फिर ये स्पून फीडिंग से आपको पर्चे में फ़ायदा नहीं होता।
ठीक है। तो जो काम भी करेंगे इंशाल्लाह, मैं कोई भी होमवर्क दूंगा उससे परेशान उस दिन नहीं होना, ईमानदारी से एक एफर्ट लगानी है। अगले दिन आप आएंगे तो आप देखेंगे टेस्ट टफ बन जाते हैं कभी कभी मुझसे गलती से, तो इत्तफाकन, तो उससे भी परेशान नहीं होना। टेस्ट में बस अपनी परफॉर्मेंस दो, समझो आई के पर्चे में आ गई मुसीबत, ऐसी आन पड़ी, बस जो कर लोगे, जैसा भी कर लोगे, उसके बाद जब अगले दिन आओगे हम जो है वो पूरा टेस्ट तफसील से डिस्कस करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो समझाऊंगा सब चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से मैं इनिशिएटिव चाह रहा होता हूं कि आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा दिमाग को इस्तेमाल करना सीखें। इसको इस्तेमाल करने से ये बढ़ता है, कम नहीं होता है, तो थोड़ी आदत रहती है, इस्तेमाल करते रहें तो ठीक है। तो चलें जी, शुरू करते हैं बात प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर। बात शुरू करेंगे वहीं से जहां से आपने इंट्रो के अंदर छोड़ी थी, मेरी चाहत तो यही होगी। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, एसिड के नाम से कोई वाकफियत है? अच्छा, एसिड किसे कहते हैं जी? जी भाई, प्रेजेंट क्या? इकोनॉमिक रिसोर्स है। अच्छा, फ्यूचर में बेनिफिट देगा, सही है। और कोई? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स भी हो गया, फ्यूचर में बेनिफिट, और भी कोई बात हो जी? ओनरशिप, हाँ, कंट्रोल ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ कंट्रोल है। तो कह सकते हैं, एक सादा सी अगर एग्जांपल लिखें तो, स्टैंडर्ड वाली एग्जांपल भी हो सकता है मिलती जुलती हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम सादा सलीस अल्फाज के अंदर डेफिनेशन को लिख लें, ठीक है। तो एसिड क्या है जी? एसिड इज अ रिसोर्स ओहो, इंट्रोडक्शन करना था आपका, नाम से हम पूछने थे, क्या करके आए हैं पूछना था। नाराज तो नहीं हो रहे ना? पढ़ाई शुरू कर दिए पहले दिन, टाइम नहीं होता हमारे पास, हम पहले दिन से ही पढ़ेंगे और आखिरी दिन तक पढ़ रहे होंगे, टाइम नहीं होता हमारे पास। हाँ, टाइम इधर सर्व करेंगे ना, ये टाइम ज़्यादा लगता है, एक बार आपको सवाल समझा के भेजना, फिर आप ट्राई करके आए, फिर करवाना, डबल टाइम लग रहा होता है जब, तो वो टाइम फिर यहीं से निकलता है ना, कहीं और से थोड़ा ही आ जाना है। तो डेज वही रहने हैं, आवर्स वही रहने हैं, वक्त तो उतना ही है, तो बस उसको अच्छे तरीके से हमने यूटिलाइज करते हुए चले जाना है, ठीक है ना। तो एसिड क्या है जी? एसिड इज अ रिसोर्स, ठीक है जी। कंट्रोल्ड, ये मैं कंट्रोल्ड लिखने की ना एक कोशिश कर रहा था, नाकाम हो रही थी। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, चलो जी, ड्यू टू पास्ट इवेंट, ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। ज़्यादा लंबी नहीं होगी, चलो। एसिड इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड ओन्ड, यानी कंट्रोल में है हमारे, कंट्रोल बाय द एंटिटी ड्यू टू पास्ट इवेंट, ठीक है। पास्ट इवेंट क्या है? खरीदा था, खरीदने से हमारे कंट्रोल में आ गया। चलो इसको छोड़ो, जरा और सादा कर लें, पता लग गया आपको, पास्ट इवेंट कुछ होता है जिसकी वजह से ये हमारे कंट्रोल में आ जाता है। नॉर्मली एसिड्स के केस में पास्ट इवेंट क्या होता है? हमने उसको खरीदा था, परचेज किया, तो ये एक ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से ये एसिड अब हमारे कंट्रोल। फिर कंट्रोल क्या होता है भाई? उस एसिड से आने वाले सारे बेनिफिट्स हम उठाएंगे और दूसरों को उसके बेनिफिट उठाने से रोकने की भी ताकत हमारे पास है, तो इसको कहा जाता है कंट्रोल। तो ये तो बातें तफसील में जाती जाएंगी, फिलहाल उसको छोड़े सादा अल्फाज के अंदर, एसिड इज अ रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी which will give benefit in future, which will give benefit in future, benefit in future, ओके। अब ये जो बेनिफिट है, जो फ्यूचर में आना है बेनिफिट, ठीक है, अगर इसका टेन्योर, बेनिफिट अरसा कितने पे फैला हुआ है, अगर वो अरसा 1 साल से ज्यादा का है, तो फिर उसको कहते हैं नॉन करंट एसिड, फिक्स्ड एसिड, जिसको इस स्टैंडर्ड में हमने डील करना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले IS 16 के अंदर, ठीक है। तो अगर टेन्योर 1 ईयर से ज्यादा है तो हम उसको क्या कहेंगे? नॉन करंट एसिड, ठीक है जी। तो आपने परेशान नहीं होना, हम इंशाल्लाह बेस से ही उठा करेंगे, हर चीज़ को तसल्ली से करेंगे, और आपको जो चीज़ समझ नहीं आएगी अगर वो इंट्रो से रिलेटेड होगी तो कोई मसला नहीं है। वैसे इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं, जितनी चीज़ें ज़रूरत होती हैं इंट्रो वाली वो मैं खुद रिवाइज़ करवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने अच्छा ही होता है, लेकिन क्या करें, आप समझते हैं पक्का, इस पर ईमान रखते हैं कि याद माजी अजाब है,
तो इसलिए आप उस अजाब को भूल जाते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं, तो याद करवानी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो नॉन करंट एसिड कहते हैं जी इसको। अभी ज़रा 45-50 दिन बाद आया ना, पिच के ऊपर आई सेट नहीं हो रही, ठीक है, इसकी भी नहीं सेट हो रही है, नॉन करंट एसिड्स, ठीक है जी। तो कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा, एसिड कहते हैं जब हम कोई कॉस्ट इनकर करते हैं तो उसको हम एसिड कहते हैं, ऐसे ही है ना, हमेशा ऐसा ही होता है। सही कह रहा हूं? चुप कर गए। कोई भी कॉस्ट इनकर हो तो वो एसिड है ना। मिसाल के तौर पे हमने ₹1,00,000 का एसी खरीदा, ठीक है, कॉस्ट इनकर की, इसको क्या बोला हमने? एसिड। और इस महीने बिजली का बिल जो आया था वो हमने पे किया। बिजली का बिल भाई का हासा निकल गया। एक होती है हंसी, आजकल बिल इतने आ रहे हैं कि भाई की हंसी नहीं निकली, हासा निकल गया, तो सब पे निकल जाता है। खैर, बिजली का बिल आया, वो भी हमने पे किया, ये भी एक कॉस्ट इनकर की, तो वो भी एसिड ना यार, ऐसे ना, नहीं 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 नहीं, ये क्या बात हुई? आप लोगों की कॉल और फेल में तजाद लग रहा है मुझे। क्यों? हाँ, ऐसा खर्चा जिससे हम बेनिफिट ले चुके, वो भी खर्चा था, कॉस्ट इनकर की थी, लेकिन बिजली तो हम इस्तेमाल कर चुके थे। अब उससे जो फायदा आना था उस बिजली से, वो तो हम इस्तेमाल कर चुके थे। अब उस पे जो कॉस्ट इनकर हुई है उसको एसिड नहीं कहना, उसमें अब फ्यूचर में बेनिफिट नहीं आना, उसको क्या कहते हैं हम? एक्सपेंस। तो एसिड फिर क्या है? एक ऐसा खर्चा है जिससे अभी एसी ने लगते साथ अगले 10 साल चलना है, कि 10 साल की बर्फ उसने निकाल के इकट्ठी दे दी है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे लगाते रहना भाई अगले 10 साल, सारा फायदा मैंने दे दिया, मैं जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं ना होता। एसी एक ऐसा रिसोर्स है जिसपे हमने जो आज खर्चा किया है वो सारे का सारा उससे आने वाला फायदा आज ही नहीं मिल जाना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके बिजनेस में ये फायदा आता रहे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीपीई के अंदर वो वाले रिसोर्सेज आएंगे, वो वाले एसेट्स आएंगे जिनसे आने वाले बेनिफिट का अरसा 1 साल से ज्यादा अरसे पे फैला हुआ है, ठीक है। बात समझ में आती है? अच्छा, अब थोड़ी बहुत बातें करते चले ना। मिसाल के तौर पे ज्योमेट्री बॉक्स तो खोल लो। मिसाल के तौर पे आपने एक प्लांट खरीदा, प्लांट पौधा नहीं, प्लांट जो फैक्ट्री में लगता है ना प्लांट, ठीक है, प्लांट मशीनरी। आपने एक प्लांट खरीदा 2018 में, ठीक है जी, और इस प्लांट से आप बोतलें बना के बेचते हैं, ठीक है, ये बॉटलिंग प्लांट है, ये पेप्सी वालों को आप बॉटलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने ये प्लांट खरीदा है लेट से 10,000 का, आगे सिफरें अपनी मर्जी से लगा लेना, इस बात पे नहीं हंसा करना, ठीक है ना। हाँ, फिगर जरा छोटी में रख लेता हूं। 10,000 रुपए का आपने प्लांट खरीदा, ठीक है, और इस प्लांट ने अगले 4 साल चलना है, ठीक है। अच्छा, अब 2018 के अंदर हमने जो ये प्लांट खरीदा था, इससे जो हमने बोतलें बनाकर बेची, ठीक है, वो बोतलें बिकी हैं जनाब 300 रुपए की, ठीक है। और मैं कॉस्ट ऑफ सेलिंग, एडमिन, वो सब चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह बड़े को। मैं सिर्फ सादा बात लिख रहा हूं कि इस बोतलों को बनाने के लिए हमारे टोटल जो एक्सपेंस आया, वो बाकी शायद सारी चीज़ें छोड़ो, मैं सिर्फ एसिड को इस वक्त डिटरमिन मतलब लेकर चल रहा हूँ। ज़रा सादा अल्फाज में एक बात समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा जी इसके लिए ना मेरे 10,000 रुपये की कॉस्ट इनकर हो गई, तो मुझे कितना लॉस आ गया? 9,000। चलो जी, चलें बिजनेस बंद करके। ऐसा बिजनेसमैन को अगर आपने मशवरा दिया तो बिजनेसमैन क्या कहेगा? ये क्या आप बिजनेस करें यार, इतना लॉस आ गया। क्या ये सही है? क्या ये सही है? अगर इस एसिड ने अगले 4 साल तक चल कर, ये लो थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, आप कहोगे 4 साल में कैसे फ़ायदा? अगले 4 साल तक अगर चल कर फ़ायदा देना है तो क्या इस एसिड की सारी कॉस्ट को एक ही साल में एक्सपेंस बनाना सही होगा? ये किस कॉन्सेप्ट की वायलेशन है?
मैचिंग बोले कुछ बच्चे, मैचिंग, मैचिंग वाला मैचिंग नहीं, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपने रिलेटेड इनकम्स और एक्सपेंसेस को इकट्ठा रखना होता है। यानी अगर ये एसेट अगले 4 साल तक चल के बोतलें बनाकर बेचने में हेल्प कर रहा है तो इसकी कॉस्ट को भी अगले 4 साल में एक्सपेंस आउट होना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये और भी जगह पे आपने पढ़ा था मैचिंग कॉन्सेप्ट। जैसे मिसाल के तौर पे बैड एंड डाउटफुल डेट आपने पढ़ा, आपने कहा जो भाग गए वो तो बैड डेट रिटर्न ऑफ, जो भाग सकते हैं वो प्रोविजन कह के आज ही बुक करो। क्यों, वो तो भी भागे ही नहीं है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट था माना, लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट भी है उसके अंदर। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इनको सेल आज की है, सेल्स में आज बुक किया है इसको, इनमें से जो भाग सकते हैं उनको भी इधर ही रिकॉर्ड करो एज एन एक्सपेंस। मैचिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सादा सी बात, अगर एसेट ने जो ये खर्चा हमने किया है, इस खर्चे ने हमें अगले कई साल फायदा देना है, तो फिर इसकी कॉस्ट को अगले कई साल एक्सपेंस आउट करना है, एक ही दफा एक्सपेंस आउट करना मुनासिब नहीं होगा। ठीक हो गया। अब ये जो एसेट की कॉस्ट को हमने इसकी लाइफ के ऊपर कौन सी लाइफ बोली आपने, यूजफुल लाइफ बोल दी। अब ये एक अगली मुसीबत है, चलो उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। एसेट की लाइफ के ऊपर जो हम फैला रहे हैं, इस फैलाने को कहा जाता है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन क्या है, लिखना ले जरा इसको भी, ऐसे छोटा सा सादा सा जुमला लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। डेप्रीसिएशन मीन्स, पहली चीज हमने आज क्या देखी जी, एसेट। बोर तो नहीं हो रहे, बस बोर नहीं होना, ये पता नहीं लगना आपको एकदम से ऐसे फ्लाइट पकड़ लेनी है हमने जब डिस्पोजल आना है तो उससे पहले बेस होगी तो डिस्पोजल पे जाओगे ना। एडिशन करना है, डबल एंट्री करनी है, लेजर बनाने हैं, हम एक तरह से काम करने लग जाएं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगला काम करते जाएंगे। तो सेकंड बात हम कर रहे हैं डेप्रीसिएशन। आपको साज़ा कराम ने सादा डेफिनेशन भी सिखाई होगी इंट्रो के अंदर। डेप्रीसिएशन क्या है जी, एसेट की वैल्यू में कमी ड्यू टू यूज, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम जरा टेक्निकल बात करते हैं। अब हम टेक्निकली क्या कहेंगे डेप्रीसिएशन को, हम कहेंगे डेप्रीसिएशन को कि ये सिस्टमैटिकली, बल्कि सिस्टमैटिकल लफ्ज़ भी अभी इधर थोड़ी देर में लाते हैं, पहले ये कॉस्ट की एलोकेशन है ओवर यूजफुल लाइफ। एसेट की कॉस्ट की एलोकेशन है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। क्या मतलब, यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है, जितना अरसा हमें अंदाजा है कि ये हमें फायदा देगा, या यूं कह लें जितना अरसा हमने इस एसिड से फायदा लेने की नीयत कर रखी है। तो अगर हम उस एसिड की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ पे फैलाएं तो ये कहलाता है डेप्रीसिएशन। अब अगली बात, डेफिनेशन से पहले जरा डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या ये जो एलोकेशन है डेप्रीसिएशन की, हाइब्रिड वालों, हाँ सही होके बैठो, क्या ये जो एलोकेशन है, ऑनलाइन वाले भी सही होके बैठ जाएं, टेक लगाई हुई है तो उठ के बैठ जाएं, कोई मसला नहीं। ये जो एलोकेशन है, क्या मर्जी है कि जितनी पहले साल में ऐसा करते हैं, 10,000 का ये एसेट लिया है, पहले साल में सिर्फ 100 रुपया डेप्रीसिएशन के नाम से एलोकेट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, अगले साल 500 कर लेंगे, फिर अगले साल 300 कर लेंगे, फिर आखिरी साल 100 कर लेंगे, क्या मसला है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है कि जब दिल करे जैसा दिल करे, कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए, सिस्टमैटिकली एलोकेट करना है। हाँ मेथड्स हैं डिफरेंट, वो बाद में बात करते हैं। फिलहाल मैं डेफिनेशन को पूरा कर रहा हूं कि डेप्रीसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन। डेप्रीसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट over its useful life। एक छोटी सी एग्जांपल बना लेते हैं, छोड़ो 10,000 वाले को, इससे भी छोटी को फिगर लाते हैं। वेयर इज माई डस्टर। 100 रुपए का एक एसेट हमने खरीदा, बोलो सुभान अल्लाह। 100 रुपए का एसेट भी आजकल आता है, हाँ सिफरे लगा लेना ना अपनी मर्जी से, ठीक है। 100 रुपए का हमने एक एसेट खरीदा, यूजफुल लाइफ उसकी 4 साल है। स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या बोला, एक और मसला आ गया, वापस जाते हैं फिर सवाल पे। डेप्रीसिएशन जो है
ये जो सिस्टमैटिक एलोकेशन है इसके 2, 3, 4 काफी सारे मेथड्स हैं। चलो फिलहाल आज एक पढ़ते हैं, फिर 2, 3, 4 भी देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो मुझे बताओ कि डेप्रीसिएशन चूंकि एक सिस्टमैटिक एलोकेशन है तो कोई ना कोई सिस्टम फॉलो करना है ना हमने, ठीक है। तो फिर क्या करें, जो दिल करे वो करें? नहीं, इसके ऊपर स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दी है। स्टैंडर्ड ये कहता है, बड़े ध्यान से सुनना, कि ये जो आप मैचिंग कॉन्सेप्ट की बातें कर रहे हो तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को ही मद्देनजर रखते हुए डेप्रिसिएशन मेथड को डिटरमिन करो। क्या मतलब? अगर आपके एसिड की नेचर ऐसी है कि उससे आने वाला फायदा हर साल बराबर बराबर आएगा, क्या मतलब? मिसाल के तौर पे नॉर्मली बिल्डिंग्स जो होती हैं, बिल्डिंग्स ये एक ऐसा एसेट होती हैं कि इनसे आने वाला फायदा बराबर ही है। क्या मतलब? इस बिल्डिंग के अंदर जितने रूम्स हैं, अनलेस के कोई नया रूम ना कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, तो ये बिल्डिंग के अंदर जितने रूम्स हैं उसके अंदर बैठने की जितनी बच्चों की कैपेसिटी है, क्या वो बढ़ेगी अगले साल या कम होगी अगले साल? नहीं, बिल्डिंग की नेचर ऐसी है कि वो हर साल बराबर फायदा देने के लिए तैयार है। सही है भाई, बात समझ आ रही है? ठीक है। तो बिल्डिंग एक ऐसा एसेट है जिससे आने वाला फायदा हर साल बराबर बराबर होगा। तो स्टैंडर्ड कहता है ऐसे एसिड के केस में डेप्रिसिएशन मेथड भी वो चूज करो जिससे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हर साल बराबर बराबर आए। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमने मैच करना है पैटर्न ऑफ बेनिफिट ऑफ एसिड को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के साथ। क्या बोला मैंने? एसिड से फायदा आना है ना, एसिड को आप नहीं बताया, एसिड इज अ रिसोर्स, ठीक है। तो फायदे का जो पैटर्न है वही डेप्रिसिएशन का पैटर्न हो। अगर फायदे का पैटर्न है बराबर बराबर हर साल, तो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हर साल बराबर बराबर आना चाहिए। तो जिस मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर बराबर निकलता है उसका नाम आपने पढ़ा था। तो पहला मेथड क्या है? पहली बात तो मेथड्स पढ़ने लगे हम, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। इंग्लिश भूली हुई है मुझे थोड़ी सी, माजरत, ठीक है जी। तो पहला मेथड कौन सा है? सीधी लकीर मेथड, सीधी लकीर तरीका, ये बनेगी उर्दू इसकी। ओके, नाउ सादा बात है, जितनी लाइफ है उस पे आप कॉस्ट को डिवाइड कर दें, डेप्रिसिएशन निकल आएगी। इससे सादा तो कुछ, इससे सस्ती तो खामोशी है यूफोन वाली, है जी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला भाई कैमरा टीम भी मोबाइल ना इस्तेमाल किया करे क्लास में। मुझे नजर आ रहे हैं आप? हाँ, चाहे आप कोने पे खड़े हैं, बहुत कड़ी नजर है हाइब्रिड वालों पे, ये इसीलिए इतने करीब करके लगाया हुआ है। एक एक बच्चे की हरकत और सकनात नजर आ रही होती हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर का फॉर्मूला निकलेगा, यानी हर साल कितनी डेप्रिसिएशन हो। तो वेरी सिंपल, अभी नोट ना करें अगर तो बेहतर है, थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि मैंने इसी में चीज़ें ना ऐड करनी है वन बाय वन, ठीक है। अभी बेस से क्योंकि उठ रहे होते हैं ना, तो एक एक करके चीज़ें ऐड करेंगे, सारी चीज़ें तो नहीं इकट्ठी। अच्छा, अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई मसला तो नहीं हुआ? तो इतना सिंपल था, मैंने रुक के पूछा नहीं कोई सवाल है। अगर कोई है तो स्टिल आप लोग पूछ सकते हैं साथ वाले से बाहर निकल के, नहीं मुझसे पूछ सकते हैं। बोले कोई क्वेश्चन है? हाँ, डेप्रिसिएशन पर सर अभी तो इंट्रो चल रही है, आपको देख लेंगे हम, जरा आगे पढ़े तो सही। कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अच्छा, बड़ा प्यारा फॉर्मूला है जी। चलो क्वेश्चन फिर मैंने बनाया था क्या, एसेट हमने खरीदा 1 जनवरी 2020 को 100 रुपए का, यूजफुल लाइफ है उसकी 4 साल। तो ये क्वेश्चन बनने लगा हमारा। अब हैंडआउट वाले क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह होमवर्क में मिलेंगे ना, आप वो होमवर्क कर लीजिएगा। तो फिलहाल जो है ना, जो हो सकता है कोई इक्का दुक्का मैं भी करवा दूं। बड़े सवाल आज कोई नहीं, आज थोड़ा थोड़ा काम है। पहला दिन है ना, आप पढ़ने आए भी नहीं थे आज। मतलब कितने बच्चों को ये लगता था कि आज इंट्रोडक्शन होगा, गपशप लगेगी, वो हाथ खड़ा करें ईमानदारी से? कम है वैसे, हैं हाइब्रिड में भी हाथ खड़ा करें, मुझे बताएं, हैं कोई? बहुत कम है, लेकिन हैं सही। चलें जी, थोड़ा पढ़ेंगे इसलिए ना, इन बच्चों के एक्सपेक्टेशन को भी तो पूरा करना है ना, एक्सपेक्टेशंस भी मीट करनी चाहिए। तो हल्की आंच पे पढ़ रहे हैं इसलिए जी। क्वेश्चन है जी, क्लास एग्जाम्पल बना रहे हैं हम। कॉस्ट है एसिड की
100 रुपये खरीदा था हमने ये यकम जनवरी लेट से 20 को, ये मैंने डेट ऑफ परचेज लिखी है, ठीक है, कितना 100। ये पहली बात हो गई इसके बारे में। थोड़ी देर में एक और बात भी लिखूंगा, फिर एक और बात भी लिखूंगा, लेकिन फ़िलहाल यूज़फुल लाइफ कितनी है जी, 4 ईयर्स। और एक और बात मैं लिख देता हूँ कि वैसे सवाल खामोश हो तो ज़िंदगी भर के लिए याद रखना स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा, अनलेस के वो लग ना सके, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो हमने अभी पढ़ा, खामोशी के केस में बाय डिफ़ॉल्ट यही लगता है, लेकिन आज सवाल पहला दिन है, खामोश नहीं होगा, जाग के बैठने सारे, चाहे इंट्रो वाला है, ये मैं बता रहा हूँ, ये बस आज कल में ही है, फिर डिस्पोजल स्टार्ट हो गया जिस दिन, तो वो तो आपने नहीं पढ़ा हुआ, अभी आप लोगों ने बताया है। तो बुनियाद जिसकी नहीं सही पड़ी हुई होगी, अब देखें एक नोट का इतना बड़ा सवाल 18 नंबर का वो खुला हुआ है, उसके अंदर किसी को एक्सचेंज का ही नहीं पता कि एक्सचेंज ऑफ एसिड क्या होता है, डिस्पोजल नहीं आता, या उसको मेथड ये रेट से लाइफ निकालनी नहीं आती, ज़रूरत पड़ गई है, तो वहाँ पे असल सवाल को भूल के इन मसलों के अंदर फंसे रहते हैं। तो बेसिक्स बहुत ज़रूरी हैं, और आजकल के अंदर इंट्रो वाली साइड साथ साथ आती रहेंगी, लेकिन साथ साथ जाती भी रहेंगी, और FAR 1 तो एक ही, कोई इंट्रो नहीं है अब, आज कोई इंट्रो की रिवीजन नहीं है, ये ध्यान में रखें। मैं सिर्फ आपको ईज करने के लिए कर रहा हूँ कि ये इस तरह से है, वरना अब ये FAR 1 है, इसमें से एक एक चीज़ इस पर्चे के अंदर टेस्ट होनी है, इसलिए इसको इंट्रो में पढ़ा होना बस एडवांटेज के तौर पे ले लें कि आपको फ़ायदा होगा कि आप पहले पढ़ के आ रहे हैं, वरना ये सारा कुछ आपने अब पढ़ना भी है, आपका टेस्ट भी होना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड इज यूज्ड, स्ट्रेट लाइन मेथड of depreciation is used. रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट depreciation expense देखते हैं आज शायद एंट्रीज तक पहुंच भी जाएं, वरना मेरा दिल तो यही है कि आज सिर्फ ये कुछ गपशप लगा लेंगे, गपशप लगा के फिर छुट्टी कर लेंगे। अगर टाइम बच गया, सवाल तो मैंने ज़रा कम रखे हैं, तो फिर एक आधा सवाल मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा और आगे चलते चले जाएंगे, सवाल थोड़ा सा और कम भी कर लेंगे, ठीक है ना, जितना हो सका इंशाल्लाह। तो कैलकुलेट डेप्शन एक्सपेंस फॉर 4 years, दैट इज यानी पूरी लाइफ की डेप्रिसिएशन निकालनी है, दैट इज 2020 से 2024 ना कहना खुदा के लिए, 23 बनता है, 2020, 21, 22 और 23। ईयर एंड 31 दिसंबर है, चलो ये भी लिख देता हूँ वरना आपने इस पर भी लड़ना है। ईयर एंड इज 31 दिसंबर। नोट ना कीजिएगा, अभी सवाल पूरा करना है मैंने, अभी जितना किया है इस हिसाब से ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब एक फॉर्मेट हमारा होगा डेप्शन एक्सपेंस निकालने का, वो सेट फॉर्मेट ही हम रखेंगे, मेथड जौन सा मर्जी हो जाए, ठीक है। उसकी वजह ये है, आज मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हूँ आपको, कल परसों को मैं रिड्यूसिंग बैलेंस पढ़ा रहा हूँगा, फिर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड आ जाएगा, फिर आउटपुट मेथड आ जाएगा, फिर रीवैल्यूएशन आ जाएगी। तो इवन रीवैल्यूएशन में भी हम इस बेसिक फॉर्मेट को नहीं छेड़ेंगे, रीवैल्यूएशन में 2 कॉलम्स ऐड कर लेंगे। तो जौन सा मर्जी मेथड होगा, वर्किंग का फॉर्मेट मैं यही रखूँगा। कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं बच्चों को, डिफरेंट जगहों से जब पढ़ के आ रहे होते हैं, तो वो कन्फ्यूजन डिफरेंट तरीक़ों से क्योंकि पढ़ रहे होते हैं, वो इंशाल्लाह एक आध दिन में रिमूव कर लेंगे। तो जहाँ से जो पढ़ के आए सब सही पढ़ के आए हैं, लेकिन अब एक क्लास के अंदर 3-4 मेथड्स तो हम लेकर चल नहीं सकते, इसलिए मैं कोशिश करके 1-2 दिन के अंदर हम ज़रा आपस में इन लाइन हो जाएंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे तक एक ही तरीके से चलते हैं, ठीक है ना। तो जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह से होगा, डेट का एक कॉलम हम रखेंगे, फिर डिस्क्रिप्शन होगी, यानी कि फार्मूला वगैरह लिखना, को फ्रैक्शन लगना है तो पता नहीं वो क्या होता है, और फिर यहाँ पर एसिड नज़र आएगा, ठीक है। अब
कुछ बच्चे ना इस वर्किंग के फॉर्मेट को समझते हैं कि ये शायद रिड्यूसिंग बैलेंस के साथ मखसूस है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं पहले दिन से ये फॉर्मेट बनवाऊंगा और हर मेथड में हम ये फॉर्मेट लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। कल में भी मैं रिड्यूसिंग बैलेंस करवाऊँ। ये भी हो सकता है ना स्ट्रेट लाइन करवा दिया है तो अब इसी के अंदर लेजर्स बना दें, इसी के अंदर डिस्पोजल भी आ जाए, सब कुछ करने के बाद फिर रिड्यूसिंग बैलेंस पे शिफ्ट कर जाएं, ये पॉसिबल है, ठीक है ना। अभी हैंड आउट की ज़रूरत नहीं है, आप लोग फिलहाल रख लें या अपना रख के हर बच्चा एक एक ना ले, जो जिसके पास हाथ में आए वो अपने बेंच के बच्चे गिनती करके रखे और बाकी आगे भेज दे। अभी इनकी ज़रूरत नहीं है वैसे हैंड आउट्स की। अच्छा, अब ये फॉर्मेट है हमारा जिसमें सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 जनवरी 2020 को मैंने एक एसिड खरीदा, इसकी कॉस्ट थी 100 रुपये। ठीक है जी। अब डेप्रिसिएशन का ये जो फॉर्मूला है, ये डेप्रिसिएशन साल की निकाल रहा है। क्यों साल की क्यों निकाल रहा है? मां साल की, 1 साल की निकालेगा, सारी यूजफुल लाइफ की तो नहीं, सारी यूजफुल लाइफ की तो फिर कॉस्ट ही होगी। 1 साल की निकाल रहा है। क्यों 1 साल की निकाल रहा है ये फॉर्मूला? क्योंकि सालों से डिवाइड किया हुआ है। जब ईयर्स के साथ डिवाइड करेंगे तो पर ईयर ही डेप्रिसिएशन आएगी ना, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब डेप्रिसिएशन अगर ईयर्स से डिवाइड करें तो पर ईयर आती है, अगर मंथ्स से डिवाइड करेंगे तो टोटल मंथ्स, लाइफ मंथ्स में भी तो आ सकती है। अगर वीक्स से डिवाइड करें तो, अगर डेज से करें तो, अगर आवर्स से करें तो, अगर मिनट्स से करें तो, अगर सेकंड्स से करें तो कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो क्या करें हम फिर, हर सेकंड डेप्रिसिएशन की हर मिनट पे कर लेते हैं, चलो हर घंटे पे तो रख ही लेते हैं, डेली ये काम कर लेंगे, पागल नहीं है। नॉर्मली हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की हमें जरूरत पड़ती है, जब बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम उस वक्त एक बार डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं और उसकी एंट्री एक ही बार पास करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अभी हम वो कह रहे थे ईयरली डेप्रिसिएशन निकालें, तो हम ईयरली के ऊपर ही चलेंगे, यानी मैं 31 दिसंबर 2020 पर आऊंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे हम यहां पर, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या लिखवाया आपको? कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कितनी है जी? 4। क्या आंसर आया? 25। ये 1 मिनट, ये डेप्रिसिएशन किस दिन खड़े होकर निकाली है हमने? 31 दिसंबर 2020 पर। तो यहां पे अब मैं डेट लिख देता हूं 31 दिसंबर 2020। अब मेरा सवाल किस खुश नसीब से है भला? कौन होगा वो खुश नसीब? हाथ खड़ा करके बताओ, मुझसे करें सवाल। कोई भी नहीं करूंगा तुमसे सवाल में। किसको लग रहा है मुझसे सवाल हो जाना है, वो हाथ खड़ा करे। किसको लग रहा है बता दो, मेरे सवाल हो जाना है, हो जाना है मेरे सवाल, लग रहा है। आपसे भी नहीं करूंगा, आप बताएं। ठीक है, क्या हाल है? बस यही पूछना था। मेरा सवाल अभी भी है, मेरा सवाल ये है, ये एसेट हमने 1 जनवरी 20 को खरीदा मेरे दोस्त, हमने 1 साल इसको इस्तेमाल भी किया, अब ईयर एंड आ गया है, तो क्या ये एसेट हमारी किताबों में अभी भी 100 रुपए पर नजर आएगा? मैंने आप लोगों से पूछा। हाँ जी, सबकी बातों में ना जाना, सारे भी गलत हो सकते हैं। 1 साल एसिड चल गया, 1 साल फायदा दे चुका, 1 साल वैल्यू लूज कर चुका, जो मर्जी कह लें, ये सारी बातें ये बताती हैं कि एसिड अपने 1 साल गुजरने के बाद हमारी किताबों के अंदर, 1 साल इस्तेमाल हो जाने के बाद हमारी किताबों के अंदर ओरिजिनल कॉस्ट पे पड़ा नहीं रह सकता, बल्कि इसकी एक किताबी वैल्यू निकलेगी अब, जिसको उर्फे आम में बुक वैल्यू कहा जाता है। इसी को नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं, इसी को कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं, इसी को कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं, इसी को रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं। और वो कैसे निकलती है? कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो आपके पास जो वैल्यू आती है, ये है एसिड की बुक वैल्यू। हाँ जी बीवी, तो एक और चीज हमने जो पढ़ी आज, वो क्या है? बुक वैल्यू
उर्फ आम में इसको बीवी कह देते हैं। इसी को कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं, कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं, WDV भी कहते हैं। कैरिंग अमाउंट कैरिंग वैल्यू तो एक ही बात हो गई। काफ़ी है ये नाम जी। कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, पीवी और सीए देखो साथ साथ है, पहले कर लो सीए। अच्छा, खुश हो जाते हैं ऐसी बातें देख के। WDV, ठीक है। कैरिंग वैल्यू भी होता है। अब ये ना पूछ लेना, अब मैंने एक नहीं लिखा तो मुझे हो सकता है कि कल को किसी ने पकड़ा हो बाहर, लड़का लड़के लेकर आ जाए साथ, हेलो भाई ये कैरिंग वैल्यू क्या होती है? तो यार कैरिंग वैल्यू कैरिंग अमाउंट एक ही बात है, ठीक है ना। अब इतनी जगह थी, काफ़ी है। कैसे निकलती है ये? बीवी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? आज तक की, ठीक है, इकट्ठी हो चुकी हुई। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं इस सवाल में तो मैं पहले साल के एंड पे खड़ा था ना। तो पहले साल के एंड पे खड़े होकर 100 रुपए की कॉस्ट में से सिर्फ 25 की वैल्यू लूज हुई थी। लेकिन जब मैं एक साल और आगे जाऊंगा तो एक साल आगे जाने के बाद क्या वो सिर्फ 25 ही वैल्यू लूज करके 75 पे ही पड़ा रहेगा? नहीं, 25 तो वो पहले लूज कर चुका था, मजीद 25 लूज करके वो 50 पे आ जाएगा। तो दूसरे साल के एंड पे अगर मुझे बुक वैल्यू चाहिए है तो मुझे कॉस्ट माइनस दूसरे साल के एंड तक की डेप्रिसिएशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई। क्लियर है ये बात? कोई मसला? अच्छा, ये फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त है, ये आपको जिंदगी में काम आता रहेगा क्योंकि ये इक्वेशन बन गई ना। आपको बुक वैल्यू, कॉस्ट, एक्यूमुलेशन, तीन चीजें आपको इस इक्वेशन में नजर आ रही हैं। कोई सी दो मिल जाए, तीसरी निकल सकती है। कभी आपको बुक वैल्यू निकालनी पड़े, ये दो निकल आए तो बुक वैल्यू निकाल लेंगे। कभी आपको बुक वैल्यू कॉस्ट दे दे, ये फिगर मिसिंग हो, ये निकाल सकते हो। कभी बुक वैल्यू एक्यूमुलेशन दे दे, कॉस्ट मिसिंग हो, वो निकाल सकते हो। कोई भी चीज निकालनी पड़ सकती है। तो बड़ा ये कार आमद फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना इसको। वाह वाह, अच्छा जी। ठीक है जी। तो ये क्या आ गया जी हमारे पास? बुक वैल्यू। अच्छा, अब एक चीज और छोटी सी डिस्कस करते चलें जरा, फिर बहुत देर ना हो जाए। यूजफुल लाइफ भी होती है एक चीज, और एक चीज होती है इकोनॉमिक लाइफ। क्या फर्क है जी दोनों में? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? सही, मतलब जो हम बताते हैं फिर वो यूजफुल लाइफ हो जाती है। सही है। और जी कोई? सही है, वैसे दोनों का जवाब बिल्कुल सही है, यही जवाब है वैसे तो। देखें जी, मैन्युफैक्चरर ने एक एसेट बनाया, लेट्स से उसको इतना ड्यूरेबल बनाया कि वो 50 साल तक चल सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको 80 मॉडल की करोला भी अभी गाड़ी चलती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। अब 80 मॉडल करोला जो है उसको 43 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी भी चल रही है, सड़कों पे नजर आ जाती है कभी ना कभी। 82, 84, 86 ये तो अक्सर ही नजर आ जाती हैं। अब बनाने वाले ने उसको बनाया था सामने रख के ड्यूरेबिलिटी कि 50 साल भी चलेगी। ये उसकी इकोनॉमिक लाइफ है कि बनाने वाले ने इसको 50 साल चलने के लिए बनाया। उससे भी आगे चल जाए अच्छी बात है, लेकिन उसने ऐसे बनाया था कि 50 साल तक ये चलेगी इंशाल्लाह। लेकिन हमने जब उसको खरीदा 80 के अंदर, तो हमने अपने मैनेजर साहब को वो देते हुए कहा 5 साल बाद आपको नई गाड़ी दे देंगे, ये आपसे ले लेंगे वापस। अब उसकी लाइफ 50 साल उसकी इकोनॉमिक लाइफ थी, लेकिन बिजनेस ने उस एसेट से फायदा लेने की नीयत कितने अरसे के लिए की है? 5 साल के लिए। तो 5 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, ठीक है। तो यूजफुल लाइफ कहते हैं लाइफ फॉर विच बिजनेस इंटेंड्स टू यूज द एसेट, यानी कि नियत। इंटेंशन किसे कहते हैं जी?
ये मैंने क्या लिखा है, अगर ना समझ आया तो साथ साथ बोलते हुए, अभी जरा 1-2 दिन लगेंगे हाँ सीधा होते हुए। बताया था आपको, बॉल स्विंग हो रही है अभी बहुत। लाइफ फॉर यूजफुल लाइफ क्या है? वो लाइफ फॉर विच बिजनेस इंटेंड्स टू यूज द एसेट। इंटेंड्स मतलब इंटेंशन है, मतलब नियत, इरादा, ठीक है। हालांकि इस एसेट की लाइफ जो है इससे कहीं ज्यादा है। इकोनॉमिक लाइफ किसे कहते हैं? टोटल लाइफ ऑफ एसेट, टोटल एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है जी। तो अब एक है इकोनॉमिक लाइफ और एक है यूजफुल लाइफ। हमारे लिए, बिजनेस के अकाउंटेंट्स के लिए कौन सी लाइफ रेलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन? यूजफुल लाइफ। हमें क्या लगे 50 साल का या 500 साल चलने वाला एसेट है, हमारे बिजनेस ने ये जो कॉस्ट इनकर की है इससे कितना अरसा फायदा लेने की नियत की है? 5 साल, 4 साल, बल्कि हमारे 4 साल, तो फिर 4 साल ही क्या है इसकी यूजफुल लाइफ। अब सवाल के अंदर अगर ये दोनों गिवन होंगी तो डेप्रिसिएशन के लिए कौन सी लेंगे? इकोनॉमिक लाइफ नहीं लेनी, ठीक है जी। अगली बात, अगर सवाल में सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ दे दे और चुप कर जाए, फिर यही अज्यूम करेंगे कि जो इकोनॉमिक लाइफ है वही यूजफुल लाइफ है। सवाल में सिर्फ लफ्ज लाइफ लिख दे, ना यूजफुल लिखे ना इकोनॉमिक लिखे, फिर वही यूजफुल लाइफ है। तो सवाल में यूजफुल लाइफ सिर्फ लिख दे तो इकोनॉमिक ढूंढने लग जाएंगे, फिर भी यूजफुल। इसका मतलब मसला सिर्फ कहां पे है? अगर ये दोनों आ जाएं एट अ टाइम। अगर दोनों एट अ टाइम आ जाएं तो फिर आपने कौन सी डेप्शन पर्पज के लिए यूज करनी है? लाइफ, यूजफुल लाइफ, ठीक है। फिर इकोनॉमिक लाइफ यूज नहीं करनी। ये ऐसी जरा बातों में बात निकल आई। तो चलें, अच्छा जी, चलें चलाएं जरा इस एसेट को अब मजीद 1 साल और चलाएं। 31 दिसंबर 21 पे जाके इसको डेप्रीशिएट करते हैं जी मजीद। बोलें, ये क्या फॉर्मूला? फिर वही फॉर्मूला, फिर वही। हाँ, वैसे इसका एक और तरीका भी है, शायद उस्तादों ने इंट्रो में आपको शॉर्टकट सिखाया और मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, वरना खाम खा कंफ्यूजन होती है। जब मौका आएगा शॉर्टकट का तो फिर खुद ही लगवा दूंगा, फिलहाल जरूरत नहीं। फिलहाल चीजें फैला फैला के जरा समझ तो लें पक्के तरीके से, ठीक है। तो टाइम पढ़ाना शुरू करो ना, टाइम को पर लग जाते हैं, पता नहीं क्या मसला होता है। सर साढ़े को पूछो, मिनट मिनट गुजर रहा है भारी भारी होकर। ऐसा ही है वाकई। नो यार कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट है ना, अभी इब्तिदाई इश्क है, अभी कोई मसला नहीं है। आइंदा आपको भी नहीं पता लगा करेगा, क्लास शुरू हुई खत्म भी हो गई, यार काम ही पूरा नहीं हो रहा था हमसे, तो आपको होश ही नहीं रहना इंशाल्लाह। मतलब के इन्वॉल्व होंगे यार, आप डर क्यों जाते हैं? भाई आपने शक्ल ऐसी बनाई है, मतलब इन्वॉल्वमेंट होगी आपकी यार क्लास के अंदर, डर जाते हैं हर बात से। मतलब क्या, आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या, सिलेबस खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको जरूर पता लगेगा जी। 25 ये माइनस होगा तो बुक वैल्यू। अच्छा, अब ये तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, प्रीवियस बुक वैल्यू में से फिर 1 साल की डिडक्शन माइनस हुई है तो यहां पे आए। और अगर हम डायरेक्ट कभी जो 31 दिसंबर 21 की बुक वैल्यू निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हमें कॉस्ट में से 50 रुपए की डिडक्शन माइनस करनी पड़ेगी। कॉस्ट में से 25 जमा 25 50, ठीक है ना। इसीलिए तो फॉर्मूला ये लिखवा दिया मैंने आपको, ये फॉर्मूला लिखवा दिया, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड। जिस दिन बुक वैल्यू निकालनी है उस दिन तक की डिडक्शन माइनस कर दो, ठीक है। 3 साल बाद की निकालनी है तो 3 साल की डिडक्शन माइनस कर दो, 4 साल के एंड पे निकालनी है तो 4 साल की डिडक्शन माइनस कर दो, ठीक है। और बढ़ाओ आगे इसको, और बढ़ाओ, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। 31 दिसंबर ते 2022 आ गया ते डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 100 डिवाइड बाय ब्लू, अच्छा 4 जी। अजीब बात नहीं है, फॉर्मूला बार बार वही आ रहा है, ये क्या चक्कर है? ये स्ट्रेट लाइन मेथड की कैरेक्टरिस्टिक है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड की खुसूसियत है, फॉर्मूला रिपीट होना। मुझे पता है कि एक और तरीका भी है, इसी से मैं उस तरफ गया नहीं शॉर्टकट की तरफ। मैं तो ये बात आपके दिमागों में बिठाना चाह रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल फॉर्मूला सेम रहता है, या यूं कहो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल लाइफ डिवाइड कर रहे हैं कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। ये बात मैं आपके दिमागों में आज बिठाना चाह रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जौन सा मर्जी साल एसिड की लाइफ का होगा, रेलेवेंट होगी फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट।
मैं ये बिठाना चाह रहा हूं आपके दिमागों के अंदर। पर्चे के अंदर हम दूसरी बार ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिया स्ट्रेट लाइन के अंदर, हर साल डेफिनेशन बराबर रहनी है, यही तो इसकी खसूसियत है। तो इसका मतलब हर साल डेफिनेशन बराबर रहनी है, तो इसका मतलब ही यही है कि फॉर्मूला हर साल सेम होगा, फॉर्मूला नहीं बदल सकता। ठीक है, तो 25 रुपए और डेप्रिशिएट हो गया, 2500 डेप्रिशिएट होगा ना, और हाँ 25 डेप्रिशिएट हो गया, और हाँ 25 लिख दिया, और अच्छा अच्छा अच्छा, ये अभी भी आधे ही जागे हुए थे, इतनी हमारी लड़ाई हो गई, बाकी आधे फिर भी सोए हुए थे, पता नहीं कुछ क्या हुआ क्या हुआ, लड़ाई चल रही है। कोई नहीं सो जा यार जी, और खुदा के लिए जाग के बैठो। थोड़ा सा निस्बतन पर्चा लेंथी था लेकिन आसान था FAR 1 का, तो क्यों ना आप ये एक्सपेक्ट करें कि इस बार वो गुस्सा करेगा इसमें। मे बी इससे पिछली बार उसको गुस्सा था थोड़ा सा, इस बार उतरा हुआ था, अगली बार फिर भी चढ़ सकता है। अच्छा एक बात याद रखना, पर्चा जैसा मर्जी आए, आपके पास होने पे उसका कोई असर नहीं है, अगर आपकी तैयारी में कोई कसर नहीं है। तो तैयारी एक खास लेवल पे पहुंच जाए ना, तो पर्चा जैसा मर्जी आए आप पास हो जाते हैं। तो पर्चा सारे मुल्क के लिए एक जैसा ही आता है भाई, वो सबके लिए मुश्किल होती है जो चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन आप लोगों ने तैयारी एक लेवल पे पहुंचाई हुई है, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते अकाउंटिंग में। आप अगर यूं होता कि एक जगह पे कोई यहाँ पे मेरे से गलती होगी और आगे सारे सवाल में उसकी वजह से नंबर कट रहे हैं, तो फिर आज मैं भी यहाँ ना खड़ा होता पढ़ाने के लिए, फिर तो कोई भी पास ना होता। पेपर के अंदर तो बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, फिर किसी को बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। तो वो प्रेशर्स को लेकर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो नहीं मतलब गलतियां तो हो ही जाती हैं, तो गलती पे गलती, कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, गलती कैरी फॉरवर्ड नहीं करते आगे ICAP में, कई बार उन्होंने कहा है हर सवाल आधा सही कर लो आप पास हो। तो इंशाल्लाह ये सीखेंगे टैक्टिक्स। पर्चा जैसा मर्जी आए, टेस्ट में आपको मुश्किल दिया करता हूं नॉर्मली, मैंने आपको पहले भी बताया, उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि पेपर आसान आ गया तो वाह वाह सुभान अल्लाह, मुश्किल आ गया तो लड़ना आता है। ठीक है, और अगर लड़ लिए परेशान ना हुए तो फिर पास भी हो जाओगे, पेपर जैसा मर्जी आए। ठीक है ना, पहले दिन ऐसी वजनी बातें ना करें सर, बाद में देखेंगे इंशाल्लाह, पहले दिन से ही सोच के चलना पड़ेगा। ठीक है, चलें जी, अब एक और कारी दें। अब क्या बचा, क्या बस 2023 ही रह गया बस। डेपेक्स ये क्या होता है? अगर रिक्वायरमेंट हो किसी चीज, सवाल की कोई रिक्वायरमेंट हो ना, तो उसमें फिर एब्रीविएशन यूज ना करना, वरना वर्किंग शर्किंग के अंदर चलेगा सब। ठीक है ना, ये भी आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने तो ये भी पूछना है सर ये फुल स्टॉप लगाएं या ना लगाएं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं बताता रहूं किसी न किसी हद तक। ठीक है, ओके। 100 डिवाइडेड बाय 4, पता नहीं अजीब सी लाइनें लगा रहा हूं मैं, चलो जो भी है। वो गलती से ना एक लाइन लंबी होगी, मैंने कहा सारी एक जैसी रहे। तो चौथे साल के एंड पर एसिड की बुक वैल्यू कितनी बच गई, यानी जितनी कॉस्ट थी सारी हमने एक्सपेंस बना ली, जितनी कॉस्ट थी, यानी ये 100 रुपये हमने एक ही दफा 2020 में एक्सपेंस नहीं बनाया, बल्कि हर साल में 25-25 रुपए करके हम इसको एक्सपेंस बनाते रहे। और ये 4 साल जब चलता रहा ये एसेट, तो 4 साल इससे चीजें बनी होंगी और वो बिकी होंगी और सेल्स में उनका इनकम रेवेन्यू फायदा आता रहा होगा, तो उसी के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी 4 साल में बढ़ गया। आज टाइम मिल गया तो आज एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे, नहीं तो कल बना लेंगे, देख लेंगे इंशाल्लाह। एक्सट्रैक्ट्स हम लाजमी बनाएंगे। देखें एक मसला है, इंट्रो में आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ा, BRS पढ़ा, बैड एंड डाउटफुल डेट पढ़ा, एक्रूअल प्रीपेमेंट्स पढ़ा, इन्वेंट्रीज पढ़ा, वो सारे के सारे फिर फाइनल अकाउंट्स के अंदर आ गए, टेस्ट हो गए इकट्ठे। यहां पे एक मसला ये है, फाइनल अकाउंट वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, वो यहां पे आपने वो वाली इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं बनानी, FAR 1 के सिलेबस में वो नहीं है। ठीक है, FAR 1 के सिलेबस के अंदर, ये खुशी की बात नहीं है, मैं तो इसको दुख की बात समझता हूं, क्योंकि FAR 2 में इसने फिर आ जाना है। ठीक है ना, तो वो जो आपके बीच में जो है 6 महीने की जुदाई होगी ना, उसकी वजह से वो आपको बहुत शाक गुजरेगी। ठीक है, तो खैर उसका हल हम ये करेंगे कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के अंदर हम एक्सट्रैक्ट्स लाजमी बनाएंगे। एक्सट्रैक्ट्स मतलब इस टॉपिक में लेट्स से IAS 16 है, तो इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कुछ जाता है, कैसे प्रेजेंट होता है, बैलेंस शीट में क्या कुछ जाता है, कैसे प्रेजेंट होता है, हर टॉपिक के अंदर हम ये तैयारी अपनी कर लेंगे, ताकि फिर FAR 2 के अंदर जब वो बनानी पड़े तो पता हो कि इस टॉपिक में कहाँ कहाँ चीज़ क्या क्या चीज़ कहाँ जाती थी। और सिर्फ यही नहीं कि हम FAR 2 की वजह से एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे,
आई कैप को भी पता है कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में इंट्रो वाली जाग के बैठे सारे नहीं बनवा सकता। सब 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 बच्चे ना एक बार अपने हमसाए का हाल हवाल उठा लें, शाबाश, कोई नहीं, ज़रा सलाम दुआ कर लें, बात कर लें, कोई नहीं, मैंने पॉज कर दी, हाल हवाल ले लें, सब ठीक हैं, ओके हैं, हमसाए के बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन, ठीक है, पूछ लें, हाल हवाल ले लें, सलाम दुआ कर लें, हर बच्चा अपने हमसाए को सलाम करे। मेरे साथ तो मारकर ही खड़े थे। और आमिर भाई आप जाग रहे हैं, ठीक है, हम कर लेंगे यार, मेरे पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो? आमिर भाई को सलाम मैंने किया। हाँ जी, सब ओके हैं, ठीक ठाक है, सेहत तबीयत सबकी ठीक है, सब जाग रहे हैं, पक्की बात है। कोई ऐसा बच्चा बैठा हो जिसने अपने साथ वाले की खबर ना ली हो, वो हाथ खड़ा करे, जल्दी से ले लें खबर, अब दोबारा जल्दी से ले लें खबर। सर मैं तो सोया हुआ था, खबर तो साथ वाले ने लेके मुझे जगाया है, ऐसा तो नहीं है। चलें, अच्छा जी, चलें, आ जाए वापस। क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं ये कह रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, मैं चाह रहा था कि सब जाग जाएं सोए हुए भी। असल में आईकैप को भी इस बात का पता है कि अब इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पूरी तो बननी नहीं है, तो एक्सट्रैक्ट्स बहुत फेवरेट हैं आईकैप के, आजकल पूछ रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे सिर्फ एंट्री सीख के चले जाते हैं, या पीपी में सिर्फ नोट बना लिया, या कोई भी टॉपिक पढ़ा सिर्फ एंट्रीज कर ली, अब वो पेपर के अंदर एक्सट्रैक्ट्स पूछता है, अब मुंह उठा के बैठे होते हैं, सर पता नहीं पढ़ा ही नहीं था हमने, पेपर बड़ा टेक्निकल बनाया उसने, पता नहीं बहुत मुश्किल पेपर आया। कुछ मुश्किल नहीं होता, वो सिर्फ क्या करता है, उसी टॉपिक में कहता है जी रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बना दो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। अब जिसने गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक पढ़ा हुआ है उसको पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है, प्रेजेंट कैसे होना है चीजों ने, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह हर टॉपिक के अंदर अल्लाह ने चाहा तो उन चीजों को वहां तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि पर्चे में एक्सट्रैक्ट्स पूछता है। और अगली बात, आगे जाके भी इन्होंने काम आना ही है, ठीक है। हाँ, बैलेंस शीट बनेगी जरूर, पर वो एनपीओ के टॉपिक में बनेगी, उसमें इनकम स्टेटमेंट की जगह कोई और चीज आ जाती है, वो इंशाल्लाह देखेंगे सेकंड लास्ट या लास्ट में वो टॉपिक होता है हमारा जाके। और बैलेंस शीट उसी तरह से मिलती जुलती बनती है। उसके अलावा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनी हुई हमें नजर आएगी कैश फ्लो के टॉपिक में और रेशोस के टॉपिक में, लेकिन हम बनाएंगे नहीं, ठीक है ना, जो आप इंट्रो में बना कर आए। तो वैसे यहां पर आपको पता है ना, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपोनेंट्स सॉरी कह रहा हूं, एलिमेंट्स, ये एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आप बनाना सीखा है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट यहां पे हम बनाना सीखेंगे, और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से भी कुछ नोट्स हम बनाना सीखेंगे यहाँ पे, जैसे कि IAS 16 इसका नोट बनाना सीखेंगे हम, IAS 40 का नोट बनाना सीखेंगे हम, उसके बाद EPS के डिस्क्लोजर्स हम सीखेंगे, IAS 8 के डिस्क्लोजर नोट्स वगैरह हम सीखेंगे। जो टॉपिक्स हमारे रेलेवेंट हैं उनके अंदर जो डिस्क्लोजर्स बनेंगे वो हम बनाना यहाँ पे सीखेंगे। और फिर FAR 2 के अंदर तो रही सही कसर भी निकल जाएगी, वहाँ पे तो फिर सारा कुछ ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये स्टेप्स हैं, आपने इंट्रो में मेहनत की, आपको उसका समरा फायदा यहां नजर आएगा, आपको नजर आएगा कि हाँ फायदा हुआ मेहनत करने का, वो भी पास हुआ, इसमें भी तभी चल रहा हूं। ऐसे ही यहां पे जितनी मेहनत करेंगे आपको FAR 2 के अंदर उतना फायदा होगा, और फिर फाइनल के अंदर उतना ही फायदा होगा। तो ये आपकी मर्जी है, आपने किस जगह स्टक होना है, आप 20 साल मंसूबा लेके आए हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप चलते चलते करना चाहते हैं पास के हर अटेम्प्ट में 2-3, 2 तो वैसे कम होते हैं, कम से कम 3 पेपर उठाने चाहिए आप लोगों को, 2 वाली ज्यादती है, अपने साथ भी घर वालों के साथ भी, 3 पेपर तो कम से कम हो, अंडर यूटिलाइजेशन नहीं करनी, तो 3 दिन पेपर पास होते जाए, बस रुके ना पेपर। तो इस इरादे से आए हो तो ध्यान से पढ़ते रहना है आपने, ठीक है। बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था एक्सट्रैक्ट्स हम बनाएंगे। खैर बात यहाँ से चली थी कि एसिड 4 साल के अंदर हमने एक्सपेंस आउट कर दिया। क्या कहा मैंने? बिजली हमने सारी उसी वक्त एक्सपेंस आउट की थी। क्यों? क्योंकि उससे आने वाला फायदा उठा चुके थे। बस उस दुकान में जिसका बिल आया है उसमें 1 महीना चीजें रख के बेच ली थी। अब अगले महीने की बिजली अभी इस्तेमाल ही नहीं हुई और अगले महीने का फायदा भी नहीं आया, तो हमने एक्सपेंस आउट कर दिया। लेकिन एसी जो लिया इसको अगले कई साल इस्तेमाल करना था, तो कई साल में इसको बांट कर एक्सपेंस बनाया। एक्सपेंस ही है क्योंकि ये भी कॉस्ट है, ये एक कॉस्ट है। ये कॉस्ट बिजली वाली इसका फायदा उठा चुके थे, ये यूज्ड अप, कंज्यूम्ड थी, ये बेनिफिट इसका कंज्यूम्ड था, यूज्ड अप था, तो हमने इसको क्या बना दिया? एक्सपेंस। और इसको क्या बना दिया? और जैसे जैसे इसको यूज करते गए वैसे वैसे एक्सपेंस बनाते गए। कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग भाईजान? एक और हुआ है, 1 घंटा हो गया। चलें पार्ट 2 कर दें इसका।